सबको राम राम भाई। आज ये अपना 6th लेक्चर है अपने फ्री आरसी प्रो कोर्स का, जिसमें मैं आपको 40 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। जिसमें पहली 20 क्लासेस रीडिंग की होंगी, जिनमें एडिटोरियल का मीनिंग कैसे निकालते हैं, किन बातों पर ध्यान देते हैं, ये बात मैं आपको सिखाऊंगा। उन एडिटोरियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट 20 क्लासेस में हम करेंगे प्योर प्रैक्टिस, जिसमें क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बैंकिंग लेवल के होंगे। ठीक है, अब छोटी छोटी एक दो बातें और। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये जो क्लासेस होती हैं ये मैं आपको वीक में 3 क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करना, माफ़ी चाहूँगा बच्चे, मेरे लिए संभव नहीं है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, मेरे को राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरे गले में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, पेन रहता है। तो पेड क्लासेस के अलावा मैं इतनी ही क्लासेस मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 क्लासेस से ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा नहीं हो पाएंगी। और बाय चांस अगर जैसे अभी पीछे मुझे काम आ गया था लास्ट वीक में, तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया क्लासेस, तो उसके लिए ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन मैं बोलता नहीं हूँ, आप करके रखेंगे तो जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे बता दिया था कि भैया इस वीक में और क्लास अभी नहीं आ पाएगी, नेक्स्ट वीक से ही ले पाऊंगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए, उसके लिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग परेशान ना हो बस। ठीक है, इसी चैनल पे फ्री में ग्रामर भी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। ये जो क्लासेस होती हैं इनकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास की जो PDF होती है उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड होता है। अजी ये है जी अपना आज का एडिटोरियल। ठीक है, जैसा कि आप लास्ट काफ़ी क्लासेस सब तो सीख गए होंगे क्या करना है जी अपने को। जैसे ही आपको स्लाइड नज़र आई, आप पॉज बटन दबाएंगे। पहले एक बार इसको आप रीड करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपको 10% समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक आइडिया लेंगे क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्ड येलो से लिखे हुए जो मुश्किल वर्ड्स हैं, इनके नीचे मीनिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये मीनिंग पढ़ने के बाद फिर से एक अटेम्प्ट लेना है। सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको 30% 40% जितना भी समझ में आए, आपको अटेम्प्ट खुद से लेना है। बच्चे मैं ये आपके भले के लिए कह रहा हूं, समझो मेरी बात। इस पोर्शन का नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना, रीड करके समझना कि क्या लिखा हुआ है। जब तक आप खुद से रीड करके कॉम्प्रीहेंड करने की, समझने की कोशिश नहीं करोगे, आपसे एग्जाम में भी नहीं होगा। मेरे ऐसे एक एक वर्ड का मीनिंग बता देने से आपसे नहीं होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं हर एक स्लाइड के ऊपर 30-30 सेकंड के लिए पॉज करूंगा। आप 2-2 अटेम्प्ट जो आपको जैसे बताया वैसे खुद से लेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। करिए जी शुरू। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपने हर स्लाइड पर 2-2 अटेम्प्ट ज़रूर लगाए होंगे। एक बार फिर कह देता हूं मेरे भाई, सच बता रहा हूं, आपसे होगा तभी जब आप खुद से कोशिश करोगे, वरना आप ऐसी क्लासेस और भी 1-2 साल देख के देख सकते हैं। फिर जब अकल लग जाए तब कर लेना भाई, और तो क्या बोले। अब आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ के इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई एक स्कीम थी उड़ान। ठीक है, उसके अंदर जो मतलब रीजनल एरियाज थे, कहने का ना, अभी आप देखते होंगे कि एयरपोर्ट जो होता है वो जनरली स्टेट की कैपिटल में होता है। ठीक है, भी कोई बहुत बड़ा स्टेट है तो मान लो उसके अंदर 2 हो गए एयरपोर्ट। अब राजस्थान की बात करूं, कितना बड़ा स्टेट है, मेनली मुझे लगता है एक जयपुर में, जोधपुर में एयरपोर्ट है, एक आधा और हो तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हरियाणा पंजाब दोनों का मिला के एक मेजर एयरपोर्ट तो एक ही है, चंडीगढ़ वाला। तो ऐसे एयरपोर्ट जो है अभी मेनली स्टेट की कैपिटल्स वगैरह में ही होते हैं मेनली, या फिर कोई और स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है तो मिल जाएगा आपको। अब ये कहना चाह रहा है कि स्कीम थी जिसके अंदर रीजनल एरियाज तक भी ये एयर कनेक्टिविटी पहुंचाना
कि वहाँ पे भी फ्लाइट चले, उसके लिए स्कीम बनाई गई थी उड़ान। उसमें कुछ कमियां थी जिसकी इसने बात करी, फिर उसके अंदर मॉडिफाइड उड़ान लाया गया है, उसमें क्या क्या चेंजेस करे गए उनके बारे में बताया इसने, ठीक है। उसके बाद फिर इसने क्या बताया, उसके अंदर भी क्या क्या अच्छा ये सुधार कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आगे चल के डाउट है कि अच्छा ऐसे तो नहीं बात बन पाएगी, इस टाइप की बातें आपको मोटा मोटे बात समझ में आई। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चा जो क्या होता है ना बहुत जल्दी डीमोरलाइज हो जाता है। अब उसने पढ़ा, मान लो पहली लाइन पढ़ी, इन अ बिड टू रिवाइव रीजनल एविएशन सेक्टर द यूनियन कैबिनेट हैज साइंड ऑफ अ मॉडिफाइड उड़ान स्कीम विद अ 6-fold हायर आउटले, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं जो एक बेसिक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें, लेकिन इतना समझ में आएगा कि भैया एविएशन सेक्टर यानी एयरपोर्ट से रिलेटेड बात है और यूनियन कैबिनेट ने यानी सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, इतना समझ में आएगा। बाकी बातें नहीं समझ में आ रही, इन बिड टू रिवाइव का क्या मतलब है, साइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है, 6-fold का क्या मतलब है, आउटले का क्या मतलब है, नहीं समझ। इतना तो समझ में आया कि सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च करी है मॉडिफाइड उड़ान नाम की, इतना तो पल्ले पड़ता है। इतना भी पल्ले पड़ रहा है तो डिमोरलाइज मत होइए, पढ़िए, एक समय वो भी आएगा जब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आइए जरा, द स्कीम हैड फर्स्ट बीन लॉन्च, ये जो स्कीम है ये पहले लॉन्च हुई थी एक्सपैंड करने के लिए एविएशन को इंटीरियर एरियाज में, यानी कैपिटल से इधर के भी जो मतलब थोड़े से लेस डेवलप्ड एरियाज हैं वहां तक भी एक्सपेंड करने के लिए। क्या यूज करके, स्केड्यूल्ड कम्यूटर एयरलाइन का यूज करके। अब आपको नहीं पता है क्या होती है, कुछ हल्का फुल्का तो आइडिया हुआ कि पर्पस क्या था। अच्छा, गांव देहात तक, गांव देहात नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट जो कह लो कि Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ तक, एटलीस्ट शहरों तक फ्लाइट की कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए स्कीम लॉन्च करी गई थी ऐसी वाली फ्लाइट यूज़ करके। नहीं पता है कैसी वाली फ्लाइट, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अच्छा छोटे प्लेन्स होते होंगे या दिन में लिमिटेड ही फ्लाइट चलती होंगी कि एक मेन शहर जो पास में है वहाँ से एक फ़्लाइट चलती हो, 2 फ्लाइट चलती हो पर डे की, ऐसी फ्लाइट। अपनी कॉमन सेंस से आपने दिमाग लगा लिया। इवन देन फिर भी इंडस्ट्री एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने कंप्लेन किया कि उड़ान जो है डिड नॉट मेक वायबल बिजनेस केस फॉर स्मॉल रीजनल एयरलाइंस ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लो और अनप्रिडिक्टेबल पैसेंजर डिमांड, इनसफिशिएंट कवरेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। फिर भी ये जो बेसिकली क्या है एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने कंप्लेन किया कि भैया कोई वायबल बिजनेस नहीं बना इन चीज़ों की वजह से। कुछ आइडिया लग गया हमें, जब हम इन मीनिंग पढ़ लिया अपन ने और थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब बाकी आइडिया मैं लगा दूंगा। यही बच्चे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको आगे बढ़ते चलना है। इन क्लासेस का मकसद है आपको ये फील कराना कि यस आई कैन ऑल्सो डू दैट, मैं ये भी कर सकता हूं। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ जी। इन अ बिड टू रिवाइव, इन अ बिड टू डू समथिंग का मतलब होता है ऐसा करने के लिए, इस उद्देश्य के लिए। इन एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, इन अ बिड टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है वापस जिंदा करना। इन अ बिड टू रिवाइव रीजनल एविएशन सेक्टर, जो रीजनल एविएशन सेक्टर है, एविएशन सेक्टर का मतलब क्या होता है, एयरलाइन सेक्टर। जैसे अपना रेलवेज है वो रेलवे सेक्टर हो गया, ठीक। ट्रांसपोर्ट में बस वगैरह हो गया वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। ऐसे जो एयरप्लेन उड़ते हैं उसको एविएशन सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कि इन अ बिड टू, इन एन अटेम्प्ट टू, उद्देश्य से, किस चीज के उद्देश्य से, वापस जिंदा करने के उद्देश्य से रीजनल एविएशन सेक्टर को यूनियन कैबिनेट ने यानी सरकार ने साइन ऑफ करी है, यानी अनुमति दी है, पास करी है, साइन ऑफ कर दिया ऑन, किस चीज पे साइन ऑफ कर दिया यानी स्वीकृति दे दी, किस चीज पे, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम पे, विद अ 6-fold, 6-fold का मतलब है यहाँ पे 6 गुना हायर आउटले। अब ये क्या है, जैसा आपने आगे पढ़ा, अब मॉडिफाइड उड़ान लॉन्च करिए, पहले उड़ान लॉन्च हो चुकी थी, ठीक है, उसमें क्या कमियां थी वो आगे आपने देखा ही। अब ये कहना चाह रहा है कि 6 गुना ज़्यादा बजट है। आउटले का मतलब है बेसिकली जो पैसा आप किसी चीज़ के ऊपर लगाओगे, किसी बिजनेस के ऊपर लगाओगे, तो 6 गुना ज़्यादा बजट। पहले मान लो वो 1000 करोड़ की स्कीम थी तो 6000 करोड़, या पहले मान लो 10,000 करोड़ की तो अब 60,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है इस चीज़ के लिए। अच्छा जी, स्कीम हैड फर्स्ट बीन लॉन्च, स्कीम जो है ये मतलब अभी बात हो रही है उड़ान की, अब मॉडिफाइड उड़ान है ना, स्कीम पहले लॉन्च हुई थी एक्सपैंड करने के लिए एविएशन को इंटीरियर एरियाज में। अच्छा जी, समझ में आ गई बात। स्कीम लॉन्च हुई थी कि इंटीरियर एरियाज जो हैं, जो अपने कैपिटल से और भी आगे के जो शहर हैं वहाँ तक इसको पहुँचाने के लिए, एविएशन सेक्टर को पहुँचाने के लिए, वहाँ तक की फ्लाइट चलने लगे, उस नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ मतलब लॉन्च करी गई थी। क्या यूज़ करके, स्केड्यूल्ड कम्यूटर एयरलाइंस का यूज़ करके। अब ये क्या होती है मेरे भाई,
रीजनल एयरलाइंस होती हैं जो ऑपरेट करती हैं शॉर्ट हॉल पे फिक्स टाइम टेबल फ्लाइट्स पे एंड यूजिंग स्मॉलर एयरक्राफ्ट्स। ऑब्वियस बात है वहाँ पैसेंजर कम होंगे, बहुत बड़ा प्लेन उड़ाओगे जिसका फ्यूल ही इतना खा जाएगा तो पर पर्सन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर और कम आएंगे। तो छोटे प्लेन होते हैं। अब मान लेते हैं, इसको ऐसे समझो कि जैसे जोधपुर है, ठीक। अब जोधपुर से जयपुर की एक फ़्लाइट चला दी जाए, जोधपुर से दिल्ली की एक फ़्लाइट चला दी जाए, जो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर दे। बस दिन की 4 ही फ्लाइट चलती हूँ लेकिन मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर देती हूँ, वहाँ से आगे बंदे को कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल ही जाएगी। तो ऐसी वाली छोटी फ्लाइट चलती हूँ, टाइम टेबल वाली फ्लाइट चलती हूँ कि फिक्स टाइम है भैया, रोज़ 2 फ्लाइट दिल्ली की चलती हैं, एक सुबह में एक शाम में। ऐसी शॉर्ट डिस्टेंस की फ्लाइट जैसे चलती, वो ये कहना चाह रहा है। इन एयरलाइन का यूज़ करके, ऐसी वाली एयरलाइन का यूज़ करके, जो रीजनल एयरलाइन होती हैं, छोटी एयरलाइन होती हैं, ऐसे छोटे प्लेन का यूज़ करके, टाइम टेबल वाले प्लेन का यूज़ करके बेसिकली इंटीरियर एरियाज तक एविएशन सेक्टर को पहुंचाने की कोशिश के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। इवन देन, फिर भी किया तो लॉन्च, फिर भी इवन देन, इसके बावजूद, इसके बाद भी इंडस्ट्री एनालिस्ट जो हैं, इंडस्ट्री का आंकलन करने वाले, एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं और एक्सपर्ट्स ने कंप्लेन किया, ये जो उड़ान थी यानी ये जो स्कीम थी, डिड नॉट मेक वायबल बिजनेस, इसने सस्टेन करने लायक, प्रॉफिटेबल, चलने लायक बिजनेस नहीं बनाया स्मॉलर रीजनल एयरलाइंस के लिए। स्कीम लाई गई थी इसलिए, लेकिन एनालिस्ट का, एक्सपर्ट का ये कहना है, उन्होंने कंप्लेन किया कि उड़ान ने वायबल, प्रॉफिटेबल यानी चलने लायक बिजनेस नहीं बनाया स्मॉल रीजनल एयरलाइंस के लिए। क्यों नहीं बनाया? इस वजह से। क्या क्या कारण थे? कमी थी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, लोअर अनप्रेडिक्टेबल पैसेंजर डिमांड थी, या तो कम थी या अनप्रेडिक्टेबल थी, कभी बहुत ज़्यादा फेस्टिवल आया कोई तो बहुत ज़्यादा हो गई, वरना नॉर्मली डे में कोई जा ही नहीं रहा नॉर्मल दिनों में। लो या अनप्रेडिक्टेबल पैसेंजर डिमांड थी, इनसफिशिएंट कवरेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस, कोई सफिशिएंट कवरेज नहीं था ऑपरेटिंग कॉस्ट का। अब कोई फ्लाइट उड़े चाहे ना उड़े, एक एयरपोर्ट को चलाने के लिए पर डे का खर्चा तो है ही ना भैया, वहाँ पे जो स्टाफ आएगा और मशीनरी है उसको मेंटेन करना, उसके लिए कवरेज नहीं थी, उसके लिए फंड्स प्रॉपर नहीं थे, और अवेयरनेस की कमी थी। बहुत बार क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि पास में कोई एयरपोर्ट खुल गया और उसकी कितनी टिकट्स हैं, है ना। अक्सर जैसे एक मेंटेलिटी होती है, बहुत बार होता ना। इसको मैं एक अलग एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कई बार ना ऐसे ब्रांड का शोरूम वगैरह सा देख के आपको ऐसा लगता है अरे यार यहाँ तो चीज़ महंगी होगी, आप जाते ही नहीं, है ना, ऐसा होता है ना। तो वैसे बहुत लोगों के मन में ना एयरप्लेन की टिकट को लेके उनको ऐसा लगता है यार पता ही नहीं कितनी महंगी होगी। बहुत बार आप पाओगे कि एक टैक्सी के रेट में, जितने में टैक्सी जाती है उतने में आपको एयरप्लेन की टिकट मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। या इवन ट्रेन की जो सेकंड एसी की टिकट है उसको मैच कर देती है बहुत बार एयरलाइन, जो फिक्स रूट होते हैं। अब दिल्ली पटना, दिल्ली मुंबई, है ना, दिल्ली जयपुर, इनकी फ्लाइट का अगर रेट चेक करोगे तो जितने में आप ट्रेन के सेकंड या फर्स्ट क्लास में जाते या टैक्सी लेके जाते, उतने में आप फ्लाइट से जा पाते हो। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को इस बारे में कि एयरपोर्ट खुल गया या फेयर प्राइसेस क्या होते हैं, मतलब इनका आइडिया ही नहीं, फेयर्स क्या होते हैं उनका आइडिया ही नहीं। तो इन सब कारणों की वजह से ये कह रहे हैं कि वो जो स्कीम थी वो एक प्रॉफिटेबल, वायबल, चलने लायक बिजनेस, सस्टेन करने लायक बिजनेस नहीं बना पाई इन छोटी रीजनल एयरलाइंस के लिए। नेक्स्ट पर आइए। नहीं पढ़ा है था पिछली बार तो अब भी पॉज करके पढ़ लो, थोड़ा जमीर जगा लो अपना, टाइम लगा ही रहे हो तो ढंग से कर लो। आ जाओ। इन मॉडिफाइड उड़ान, वो तो उड़ान स्कीम की बात करी, वो किस किस वजह से उतनी सक्सेसफुल नहीं थी एनालिस्ट के अनुसार, वो उसने बताया। मॉडिफाइड उड़ान में जो सब्सिडी पीरियड है टीयर 2 और टीयर 3 रूट्स के लिए हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 years to 5 years, एन एक्सटेंशन एटलीस्ट वन ऑफ द स्मॉल कैरियर्स हैड सॉट अंडर उड़ान बिफोर कोविड-19 पेंडेमिक हिट। अब यहाँ पे जरा समझना, इतना तो आपको पता है सरकार हर चीज़ पे टैक्स लेती है। आप कोई काम कर लो, कोई बिजनेस कर लो, हर चीज़ पे टैक्स जाता ही जाता है, ठीक है। अगर हम अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो 18% जीएसटी देना होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर इनकम टैक्स वाली जो स्लैब्स होती हैं। तो ऐसे ही एविएशन सेक्टर पे भी टैक्स लगेगा। तो सरकार क्या करती है, अगर किसी चीज़ पे बढ़ावा देना होता है, सरकार चाहती है कि ये चीज़ ग्रो करे, तो वो क्या करती है, उसके ऊपर टैक्स कम कर देती है। उसी को टैक्स कम कर दिया या कह लो सब्सिडी दे दी एक टाइप से। कई बार क्या होता है, टैक्स तो कम करती है, उसके अलावा और अपनी साइड से भी पैसे दे देती है कि लो भैया इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए अगर आप कंपनी खोलोगे तो इतना हम अपनी तरफ से आपको फंड भी देंगे, ऐसा भी होता है।
तो ये कहना चाह रहा है मॉडिफाइड उड़ान में ये जो सब्सिडी पीरियड था, अब पिछली उड़ान के टाइम पे भी सब्सिडी दी होगी, मॉडिफाइड उड़ान में क्या है, जो सब्सिडी पीरियड था टीयर 2 और टीयर 3 रूट्स के लिए, मतलब इन रूट्स पे जो जहाज उड़ते हैं, टीयर 2 और टीयर 3 रूट पे जो जहाज उड़ते हैं, उसको इंक्रीज कर दिया 3 साल से 5 साल के लिए। पहले ही बोला था कि 3 साल तक हम सब्सिडी देंगे, अब बोल रहे कि 5 साल तक देंगे। ठीक है, ये एक ऐसी एक्सटेंशन थी, अब इसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया। ये कह रहा है एक ऐसी एक्सटेंशन थी जो कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्मॉल कैरियर्स ने मांगी थी, सीक की फॉर्म में शॉर्ट उसने मांगी थी। ये एक ऐसी एक्सटेंशन थी 3 से 5 जो कि एटलीस्ट कम से कम स्मॉल कैरियर जो थे ना, बहुत सारे जो रीजनल एरियाज में ऑपरेट करने वाली एयरलाइन थी, उनमें से कम एक ने मांगी थी उड़ान स्कीम के अंडर कोविड-19 से पहले। ठीक है, ये जबरदस्ती इसने वैसी बताई, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। ये कहना चाह रहा है कि मॉडिफाइड उड़ान में 3 साल जो सब्सिडी पीरियड था पहले 3 साल था, अब उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया। अब इसी के बारे में बता रहा है कि ये जो एक्सटेंशन दी है ना, ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी मर्जी से करी। ये कहना चाह रहा है बेसिकली ये वो एक्सटेंशन है जो कैरियर्स में से कम एक ने तो जरूर मांगी थी, यानी इसकी उनको जरूरत थी, ये कहना चाह रहा है। अच्छा जी, द एक्सचेकर विल ऑल्सो फंड सब्सिडीज डायरेक्टली रादर देन हैविंग एयरलाइंस लेवी एन एडिशनल चार्ज फ्रॉम पैसेंजर्स विद द गवर्नमेंट सेटिंग असाइड ₹10,043 10,043 करोड़ ओवर नेक्स्ट डेकेड टू दिस एंड। अब यहाँ पे एक्सचेकर का मतलब होता है बच्चे सरकारी खजाना, राजकोष जिसको बोलते हैं। एक्सचेकर फंड करेगा सब्सिडीज डायरेक्टली। एक्सचेकर जो है वो ये सब्सिडीज डायरेक्टली देगा। अब इसका डायरेक्टली का मतलब ही समझाता हूँ, एक बार पहले लाइन पढ़ते हैं उसका मीनिंग समझते हैं। एक्सचेकर जो है यानी सरकार जो है, बेसिकली सरकार फंड करेगी इन सब्सिडीज को, डायरेक्टली देगी, बजाय की एयरलाइन से लेवी करवा के। जैसे होता है ना लेवी टैक्सेस, किसी के ऊपर अगर सरकार किसी चीज पर टैक्स लगाती है तो कर लगाना, लेवी, उसके लिए वर्ड यूज होता है LEVY, इम्पोज टैक्स या चार्ज। बजाय की एयरलाइन से एडिशनल चार्ज लगवा के पैसेंजर के ऊपर विद गवर्नमेंट। ऐसा कैसे करेगी? गवर्नमेंट ने अब अलग कर दिए हैं, साइड पे रख दिए हैं इतने पैसे अगले दशक में यूज करने के लिए इस चीज के ऊपर। अब देखो समझना, इसके बारे में ना मुझे भी लाइन कंफ्यूज कर रही थी कि ये डायरेक्ट सब्सिडी का मतलब क्या हुआ, बजाय की, यानी ये कहना ये चाह रहा है ना कि पहले क्या था, पहले सरकार सब्सिडी दे रही थी एयरलाइन को ये कह के कि तू एक्स्ट्रा चार्ज कर ले। ठीक है, इसका मतलब ये हो ना कि मॉडिफाइड उड़ान में अब ऐसा हो गया, एक्सचेकर अब विल ऑल्सो फंड, एक्सचेकर ऐसा भी करेगा, वो ये करेगा कि सब्सिडी डायरेक्ट देगा बजाय कि एयरलाइन से एडिशनल चार्ज लगवा के। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ये कहना क्या चाह रहा है समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आपको इतना डिटेल में ही समझना जरूरी होता है, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह रहा हूं इस लाइन का थोड़ा सा समझना। सरकार का सब्सिडी देने का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा फंड्स देना आपको सस्टेन करने के लिए। तो सरकार ने क्या करा, इनको ऐसा बोला कि एक काम करो मेरे भाई, आप रीजनल एरियाज के अंदर भी अपनी फ्लाइटें चलाओ और वहां पे टिकटें बहुत ज्यादा महंगी मत करना। महंगी नहीं करेंगे तो चला आप कैसे पाएंगे, वहां तो लोग इतने पैसेंजर है ही नहीं। तो उसका इलाज क्या कहा सरकार, ये करिए काम करो, जो टियर 1 सिटीज है उनके जो रूट्स हैं उनके ऊपर तुम पर सीट पे, मान लो तुम्हारा वहां का किराया 10,000 रुपये, तो तुम 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि वहां जो पैसेंजर है उनको तो जाना है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, अमीर सिटीज हैं वो, वहां से तो लोग कम्यूट करेंगे ही करेंगे एयरलाइन से। तो 500 रुपये पर पैसेंजर ज़्यादा ले लो, हम आपको अलाउ कर रहे हैं 500 रुपये आप ये उड़ान फंड नाम का कलेक्ट कर लो उनसे, और वो जो पैसा है वो काइंड ऑफ आप लगा लो इन एरियाज में अपने एयरपोर्ट को सस्टेन करने के लिए। तो सरकार पहले सब्सिडी ऐसे दे रही थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि ऐसे इनडायरेक्टली एयरलाइन को अलाउ करके कि भैया तुम ही एक्स्ट्रा पैसे कलेक्ट कर लो, लगा लेना, उसकी वजह करे सरकार खुद अपने पास से पैसे अलग से देगी इस चीज को सस्टेन करने के लिए। तो एक्सचेकर जो है फंड करेगा, सब्सिडीज डायरेक्टली देगा वो, बजाय कि अब एयरलाइन से एडिशनल चार्ज लगवाने के बजाय कि एयरलाइन से पैसेंजर के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगवाया जाए, उसकी बजाय अब गवर्नमेंट खुद से देगी, क्योंकि उन्होंने इतने करोड़ रुपए अब अलग रख लिए हैं अगले दशक के लिए इस काम के लिए। गवर्नमेंट विल ऑल्सो स्पेंड, गवर्नमेंट जो है इतना पैसा खर्च करेगी रीडेवलप करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए, जो बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स अब अनयूज थी, जो यूज नहीं हो रही थी। अच्छा, हेलीपैड बनाए जाएंगे, इतने करोड़ रुपए लगा जाएंगे हेलीपैड बनाने के लिए रिमोट एरियाज में,
और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर परचेज करे जाएंगे स्टेट कैरियर्स के लिए, ताकि बूस्ट किया जा सके। किसी चीज़ को बूस्ट करते हो तो उस चीज़ को आप स्ट्रेंथन करते हो और अच्छा बनाते हो। बूस्ट करा जाए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को टू बेटर मैच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू एक्चुअल डिमांड एंड ज्योग्राफी। अब ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है इसको समझना। लोग यार एयरप्लेन तभी यूज करेंगे ना जब आपको मैक्सिमम डिस्टेंस आपके घर तक का वैसे कनेक्ट हो जाए। ऐसा ना हो मान लो कोई बंदा है, इसको मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे सिरसा में मेरी जहां से स्कूलिंग हुई है, सिरसा हरियाणा, मान लो मैं सिरसा में रह रहा हूँ, ठीक है, और मुझे लेट से दिल्ली जाना है या मुझे कहीं और जाना है, कोई और सिटी जाना है, फॉर लेट से जयपुर जाना है, ठीक। तो मैं फ्लाइट लेने की तभी सोचूंगा ना जब मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस फ्लाइट से कवर होता हो, मतलब आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे मुझे एयरपोर्ट मिल जाए और वहां से मैं फ्लाइट पकड़ के आगे चला जाऊं। ऐसा ना हो कि पता चले कि एयरपोर्ट ही जाने के लिए 5 घंटे पहले गाड़ी से जाना पड़ रहा है और फिर प्लेन भी मुझे जहां से छोड़ेगा वहां से फिर 2 घंटे मुझे गाड़ी पकड़ के जाना पड़ रहा है आगे फिर मैं क्यों जाऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट ही कैब कर लूंगा। तो उसी के लिए कहना चाह रहा है मेरे भाई कि क्या किया जाएगा, हेलीपैड हेलीकॉप्टर वगैरह परचेज किए जाएंगे और नए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बनाएंगे ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब क्या, छोटे छोटे शहरों तक, वहां तक आपकी फ्लाइट डायरेक्ट चलती हो ताकि आपको ही ऐसे घूम के, मतलब जाएगा ही नहीं ना कोई बंदा अगर एयरपोर्ट ही जाने में 5 घंटे लग रहे हैं। तो उस चीज के लिए कहना चाह रहा है ताकि बेहतर मैच किया जा सके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को टू एक्चुअल डिमांड एंड ज्योग्राफी, ताकि बेहतर मैच किया जा सके। भी कहने को ऐसा ना हो कि भैया प्लेन प्रोवाइड करें, सच में प्लेन प्रोवाइड होना चाहिए एंड टू एंड डिस्टेंस का, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, यानी जो आखिरी किलोमीटर है ना जिस डेस्टिनेशन पर जाना था वहां तक आपको एयरप्लेन की कनेक्टिविटी मिल जाए। अगर प्लेन की नहीं मिल रही तो मतलब वहां से वहां तक प्लेन चला गया, वहां से हेलीकॉप्टर मिल गया, मतलब इस टाइप की ये बातें कहना चाह रहा है। तो इस पैसेज से हमने, इस पैराग्राफ से क्या समझा कि भैया एक तो क्या किया, मॉडिफाइड उड़ान में सब्सिडी को जो पहले 3 साल मिलनी थी वो 5 साल कर दिए। उसके अलावा और क्या किया भाई साहब, अब सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली पे करेगा, मतलब सरकार डायरेक्टली देगी कि भैया ये लो हमारी तरफ से इतने पैसे हैं, तुम इस सेक्टर को चलाओ, भले ही लॉस हो रहा है कोई बात नहीं चलाओ, बजाय कि ऐसे सब्सिडी देगी कि तुम एक्स्ट्रा चार्ज कर लो दूसरे रूट पे। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा, पुरानी स्टेप जो यूज़ नहीं हो रही उनको रीडेवलप करेंगे, अच्छा हेलीपैड बनवाएंगे, प्लेन वगैरह और ये सब भी खरीदेंगे ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाया जा सके। चलो जी, इसको करिए अब ज़रा। हाँ जी, द स्कीम विल ऑल्सो पे फॉर ऑनगोइंग कॉस्ट सच एज स्टाफिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लो ट्रैफिक एयरपोर्ट्स। स्कीम जो है इस चीज़ के लिए भी पैसे देगी। स्कीम विल ऑल्सो पे फॉर समथिंग, यानी किस चीज़ के लिए पैसे देना, सपोर्ट करना, ठीक है, मॉनिटरी हेल्प देना, उसका खर्चा उठाना। अच्छा, स्कीम जो है वो पे फॉर करेगी ऑन गोइंग कॉस्ट सच एज स्टाफिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लो ट्रैफिक एयरपोर्ट। ये जो नए काम करेगी वो तो बताया ही है, ऐसे एयरपोर्ट जो पहले से बने हुए हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं आते, वो बंद होने की कगार पे है क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो कह रहा है कि उनके लिए पे करेगी, मतलब स्कीम पे करेगी ऑन गोइंग कॉस्ट के लिए, जो भी लगातार खर्चा चलता जा रहा है ऐसे एयरपोर्ट का जहाँ पे लो ट्रैफिक एयरपोर्ट्स हैं, उनके किस चीज़ के लिए, स्टाफ का जो उनका खर्चा है, उनके जो मेंटेनेंस है, उनके लिए भी ये स्कीम अब पे करेगी। रीजनल एविएशन इन इंडिया इज स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल एंड अनलाइकली टू बिकेम वाइडली सेल्फ सस्टेनिंग ड्यू टू अनयील्डिंगली हाई कॉस्ट पर पैसेंजर प्राइस सेंसिटिविटी कंपटीशन फ्रॉम रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऑपरेशनल इनसफिशिएंसीज। इस लाइन से पीछे तक उसने कोई भी नेगेटिव बात नहीं करी थी। उसने बताया कि ये स्कीम है, अच्छा इसमें ये होगा, ऐसा 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 करेंगे, ठीक है। अब अभी तक उसने मतलब सिर्फ बताया है, कह लो अनाउंस करा है कि अच्छा ही हो रहा है, चलो ये हो रहा है, ये हो रहा है, अभी ये करने के लिए सरकार ने ये किया है। यहाँ से देखो थोड़ा सा उसकी टोन चेंज हो रही है। क्या कह रहा है, रीजनल एविएशन जो है ना इंडिया में जो रीजनल एविएशन है, मतलब कैपिटल टू कैपिटल ये अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल हैं, कंपनियां हो रही हैं धीरे धीरे। रीजनल एविएशन जो है इंडिया में वो स्ट्रक्चरली बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है। कोई चीज़ फ्रेजाइल होती है यानी वो आसानी से टूट सकती है, आसानी से डैमेज हो सकती है ना। कांच की बोतल है जैसे पानी की, हल्का सा को टच हो गया टूट गई, कांच के गिलास हैं टूट गए, उनके ऊपर लिखा होता है ना फ्रेजाइल।
तो ये कहना चाह रहा है कि रीजनल एविएशन जो है ना, ये जो रीजन मतलब छोटे छोटे शहरों को जो एयर कनेक्टिविटी है, ये देखा जाए तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये फ्रेजल है। यहाँ पे फ्रेजल का मतलब क्या होता है, वीक है, कमजोर है, पुअर है हेल्थ में। क्यों कह रहा है ये ऐसा? और अनलाइकली है कि सेल्फ सस्टेनिंग बन जाए, और इस बात की संभावना बहुत कम है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग बन जाए। ये कहना क्या चाह रहा है कि सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार अलग से खर्चे उठाए तब तो चल पाता है, अपने आप सस्टेन कर पाए, अपने आप ही प्रॉफिटेबल हो जाए, इस चीज़ की संभावना कम है। अब उसका उसने लॉजिक दिया, ऐसा क्यों? ये कह रहा है कि हाई कॉस्ट है पर पैसेंजर की। अब हाई कॉस्ट है पर पैसेंजर की, उसके आगे लिखा अनयील्डिंग। अनयील्डिंग एक एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है बेसिकली अपनी बात से मतलब मॉडिफाई ना करना चाहता हो, एडमंट हो गया, स्टबन हो गया, ठीक है। और उसी से एडवर्ब बना है अनयील्डिंगली हाई कॉस्ट, यानी हार ना मानने वाली। हाई कॉस्ट का मतलब क्या है, जो बढ़ती ही जा रही है, मतलब कभी कम नहीं होती। अनयील्डिंगली हाई कॉस्ट का मतलब क्या, जो हमेशा हाई ही रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए हाई रही बाद में लो हो गई, नहीं, ये हमेशा हाई साइड पर ही रहती है, ऐसी कॉस्ट। एविएशन सेक्टर के अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है पर पैसेंजर। बंदा सोचता है इतने में तो मैं ट्रेन में चला जाऊंगा, बस में चला जाऊंगा, ठीक है। प्राइस सेंसिटिविटी बहुत है इंडिया में, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ फट से चीज़ बदल ली, अच्छा इसमें तो गाड़ी में ही चले जाते हैं, अरे कैब में ही चले जाते, 500 महंगे लग रहे हैं, अरे यार कैब में ही पहुंच जाएंगे। प्राइस सेंसिटिविटी बहुत है। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, आप भी अक्सर ये चीज़ देखते होगे, इवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर बंदा करता है, भाई मैं भी करता हूँ, ठीक है। स्विगी जोमेटो दोनों डाल रखे हैं भाई, ठीक है। सेम रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके देखोगे, अच्छा इतने पे इधर ये पड़ रहा है 380 रुपये का पिज़्ज़ा, इधर ये पड़ रहा है 372 रुपये का। 8 रुपये के पीछे 372 वाले से ही मंगाओगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत है इसमें। तो ये उसी चीज़ को बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी की। प्राइस के ऊपर नीचे होने से कस्टमर कितना डोल जाता है, ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम रेल, कंपटीशन फ्रॉम रेल। अब इसमें जैसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के प्राइस होते हैं, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोर्स है, मैं मेरे कोर्स की अगर बात करूं, मान लो 1000 रुपये का मिल रहा है, ठीक। तो अगर मैं उसको 1000 की जगह 1200 का कर दूंगा, तो पिछले महीने मान लो 100 एडमिशन हुए, तो इस महीने कितने कम हो जाएंगे, ये 200 रुपये फीस बढ़ाने से। इसी चीज़ को बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी, कि ये जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो मार्केट है, वो कितनी प्राइस सेंसिटिव है, कि जैसी प्राइस बढ़ता है तो कितने लोग कम हो जाते हैं, या प्राइस घटता है तो कितने लोग ज़्यादा आ जाते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी। कंपटीशन फ्रॉम रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट, ये फैक्टर्स बता रहा है, ये फैक्टर बता रहा है कि ये जो रीजनल ट्रांसपोर्ट है ना भैया, ये वीक कंडीशन में है, ये कभी सेल्फ सस्टेनिंग बनने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इंडिया में। अब उसके लॉजिक दे रहा है कि पर पैसेंजर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी है, कंपटीशन बहुत तकड़ा है रेल और रोड ट्रांसपोर्ट से, और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज भी हैं। मतलब बना लिया एयरपोर्ट, उसको एफिशिएंटली आप चला ही नहीं पा रहे, आप सोच ही नहीं पा रहे कि कहाँ कहाँ की फ़्लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसका टाइमिंग मैं क्या रखूँ कि ज़्यादा लोग आए उसके लिए, तो बना लिया, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं। उड़ान डिड नॉट एड्रेस देम एडिक्वेटली। अब पुरानी वाली उड़ान की बात हो रही है कि उड़ान स्कीम जो आई थी ना पहले, उसने एड्रेस नहीं किया था। एड्रेस का मतलब यहाँ वो घर वाला एड्रेस नहीं है, एड्रेस समथिंग मतलब उस चीज़ पर ध्यान देना। तो वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाई, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाई इन इश्यूज़ के ऊपर। और उदासी की बात यह है और निराशा की बात यह है कि मॉडिफाइड उड़ान भी कैरी करती है उस फीलिंग को। कैरी ओवर का मतलब होता है इफ़ यू कैरी समथिंग ओवर, यानी वो चीज़ वहाँ से उठकर कहीं और आ गई है। तो वो कमियां जो उड़ान स्कीम में थी, उदासी की निराशा की बात यह है कि मॉडिफाइड उड़ान भी उन कमियों को, उन फेलिंग को कैरी ओवर करती है। अब ये फेल वर्ब नहीं है, यहाँ पे फेलिंग नाउन भी होता है। किसी में अगर मैं कोई इसमें ये फेलिंग्स हैं, तो यानी उसका मतलब है उसमें वो कमियां हैं, उसमें वो फॉल्ट्स हैं। तो कह रहा है कि इन कमियों को मॉडिफाइड उड़ान भी कैरी ओवर करती है, यानी ये कमियां इस स्कीम के अंदर भी हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फेलिंग नाउन है, ये वर्ब नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा पिछले पैराग्राफ में, अभी तक देखो हुआ क्या है, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम लॉन्च हुई है, उसका पर्पस बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई थी, उसके पीछे इसने लॉजिक दिए, यहाँ पे इस स्लाइड पे भी दिए थे। उसके बाद मॉडिफाइड उड़ान में क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा जी सब्सिडी जो है
वो 3 साल से वह 5 साल कर दी कि 5 साल तक सब्सिडी देंगे। उसके अलावा क्या है, एक्स्ट्रा सब्सिडी मतलब सब्सिडी जो दे रहे हैं वो अपन डायरेक्ट देंगे, और हेलीपैड्स वगैरह इनके रीडेवलपमेंट पे काम करेंगे, और नए जहाज वगैरह खरीदेंगे ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ सके। यहाँ तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। अच्छा जी, ऐसे एयरपोर्ट जहाँ पे लो ट्रैफिक है उनकी मेंटेनेंस और स्टाफिंग कॉस्ट के लिए भी स्कीम हेल्प करेगी, यानी सरकार हेल्प करेगी इनडायरेक्टली। अब ये कह रहा है कि ये जो रीजनल एविएशन वाला जो अपना सेक्टर है ना यार, ये बहुत ज़्यादा वीक है और ये सेल्फ सस्टेनिंग इसके बनने की बहुत ही ना के बराबर प्रोबेबिलिटी है। उसके पीछे फिर से इसने लॉजिक दिए। क्या लॉजिक दिए भैया? पर पैसेंजर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, रेल और रोड से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं। उड़ान जो पुरानी वाली स्कीम थी ना, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाई, और निराशा की बात यह है कि ये जो कमियां थी पुरानी उड़ान स्कीम की, ये इसमें भी कैरी ओवर हो गई हैं, यानी इस स्कीम में भी वही कमियां हैं। अब वो कमियां कैसे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है। करो भाई, इसको पढ़ लो। सच में चाहते हो कि पेपर में तुमसे हो जाए तो पहले 2 अटेम्प्ट खुद लगाया करो। हाँ जी, द फॉरमोस्ट वन इज वीक अंडरलाइन डिमांड विद उड़ान ऑफन पिकिंग routes with insufficient economic activity even as leisure and occasional travel could not sustain regular flights। अब ये बता रहा है कि पुरानी जो उड़ान स्कीम थी उसमें मतलब बेसिकली वो क्यों नहीं इन चीज़ों पर ध्यान दे पाई थी। उसमें से क्या कर रहा है, फॉरमोस्ट का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट जो कमी है वो है वीक अंडरलाइंग डिमांड। इसका मतलब है, अंडरलाइन का मतलब फंडामेंटल बेसिक। सबसे बड़ी कमी ये है मेरे भाई कि जो डिमांड है, जो बेसिक डिमांड है, जो ज़रूरी है चीज़ों को चलने के लिए कि इतने पैसेंजर तो कम से कम होने चाहिए, वो डिमांड ही बहुत ज़्यादा वीक है। और वो डिमांड वीक क्यों है उसका इसने लॉजिक दिया कि उड़ान जो है, वो जो उड़ान स्कीम थी ना विद उड़ान ऑफन पिकिंग रूट्स, उड़ान जो स्कीम है वो ऐसे रूट पर बेसिकली एयरप्लेन चलवा रही थी। उड़ान स्कीम के अंडर जो एयरप्लेन चल रहे थे वो ऐसे रूट पर चल रहे थे जिसमें इनसफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये कहना चाह रहा है मेरे भाई कि ऐसे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाओ जहां से, जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी बात ऐसे समझना, जैसे फॉर एग्जांपल, हालांकि अब तो बनारस में एयरपोर्ट है, मान लो बनारस में बनारसी साड़ियों का काम होता है, ठीक है, और वहां से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अलग अलग दिल्ली में, बॉम्बे में जा जाके बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील्स करना चाहते हैं। तो उनको अगर आप कनेक्टिविटी अच्छी दोगे तो वो रेगुलर ट्रैवल करेंगे। एक बंदे की हफ्ते में 4 विजिट होनी है, और ऐसे मान लो शहर के अंदर 100 बिजनेसमैन हैं, तो ऑब्वियस बात है ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। अगर मान लो बनारस में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अभी है वहां पर एयरपोर्ट, मान लो बनारस के अंदर एयरपोर्ट ना हो और उड़ान स्कीम में बनारस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, ठीक, तो ये गलत बात है ना। तो वैसा ये कहना चाह रहा है कि उड़ान स्कीम में जो रूट पिक करे गए वहां पे इनसफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले जो पैसेंजर होते हैं वो है ही नहीं, और रोज जाने वाले या बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले इकोनॉमिक कारणों से ही जाने वाले लोग होते हैं। ये जो इवन एज का मतलब क्या है, देखो इवन एज का मतलब एट द सेम टाइम। वहीं पे एग्जांपल दे रहा है कि उड़ान जो है वो अक्सर पिक कर रही थी ऐसे रूट्स को जिसमें इनसफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वहीं इवन एज का मतलब एट द सेम टाइम, उसी समय पे अगर देखें तो जो लेजर शौकिया है, जो ओकेजनल ट्रैवल होता है, ये सस्टेन नहीं कर सकता रेगुलर फ्लाइट्स को। यानी ऐसे जो पैसेंजर होते हैं, शौकिया चले गए, कभी घूमने चले गए, ऐसे वाले जो पैसेंजर होते हैं इनके दम पे रेगुलर फ्लाइट सस्टेन नहीं करी जा सकती। ये कहना चाह रहा है। क्या बोल रहा है इसने, उड़ान स्कीम जो है उसमें जो कमियां हैं उनको क्यों नहीं एड्रेस कर पाई उड़ान स्कीम। तो ये कह रहा है कि सबसे जो मेन कमी है, सबसे जो मेजर कमी है वो ये है कि जो बेसिक, जो फंडामेंटल जो डिमांड है वही कमजोर है। और वो कमजोर क्यों है कि उड़ान जो स्कीम थी उसने अक्सर ऐसे रूट पिक किए जिसमें इनसफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वहीं अगर देखें तो ये लेजर शौकिया और ओकेजनल ट्रैवल वाले जो हैं, ओकेजनल ट्रैवल की वजह से ओकेजनल ट्रैवल सस्टेन नहीं कर सकता रेगुलर फ्लाइट्स को। एक्सटेंडिंग द सब्सिडीज इवन इफ दे आर ईज्ड फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है तो घबराना नहीं, ठीक है, कम भी समझ में आए, 10% भी समझ में आए, मोटा मोटा ओवरव्यू भी समझ में आए तो भी कोई बात नहीं। एक्सटेंडिंग द सब्सिडीज इवन इफ दे आर ईज्ड फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स could keep routes alive for longer but
विल नॉट इटसेल्फ क्रिएट डिमांड। अब ये कह रहा है, जैसे ये वाली बात करी, अब ये कह रहा है कि मॉडिफाइड उड़ान जो है, मॉडिफाइड उड़ान में क्या कर रहा है, अब आपको ऐसा लगे क्योंकि उसने देखो यहाँ पे एक लाइन बोली कि जो पुरानी उड़ान स्कीम थी उसने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मॉडिफाइड उड़ान में भी ये चीज़ मतलब वो कमियां अभी भी हैं। उसको इसने कैसे एक्सप्लेन किया कि सबसे मेन जो दिक्कत थी वो थी कि डिमांड नहीं है। डिमांड से ही तो सारा गेम डिमांड का ही तो है। अगर प्रॉपर डिमांड हो जाए तो प्लेन फ्रीक्वेंट चलेंगे, लॉसेज नहीं होंगे, सस्टेन कर जाएगी इंडस्ट्री। सबसे मेन दिक्कत है कि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है, ये कह रहा है कि उड़ान स्कीम के अंडर में जो रूट्स थे वो ऐसे थे जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, अब काफ़ी लोगों के मन में ये आएगा कि सर अब तो सब्सिडी मिल रही है ना, फिर क्या दिक्कत है, फिर इंडस्ट्री सस्टेन कर जाएगी, सरकार दे रही है ना सब्सिडी, डिमांड ना भी हो तो क्या दिक्कत है। अब ये कहना चाह रहा है, उस बात का इसने तर्क दिया कि एक्सटेंड करना सब्सिडी को, ये जो एक्सटेंड कर रहे हो सब्सिडी को, एक बार ये बीच वाली लाइन तुम छोड़ो, बीच वाली लाइन छोड़ो, कुड कीप रूट्स अलाइव। ये जो एक्सटेंड करना है सब्सिडी को, ये रूट को जिंदा तो रख सकता थोड़े लंबे समय के लिए भी, भले ही लॉस हो रहे होंगे तो भी वो रूट चलता रहेगा सब्सिडी के दम पे थोड़े लंबे समय के लिए, लेकिन विल नॉट ऑफ इटसेल्फ क्रिएट, लेकिन ये सिर्फ अपने दम पे डिमांड क्रिएट नहीं कर देगा। डिमांड तो और चीजों से क्रिएट होगी, सब्सिडी के दम से डिमांड क्रिएट नहीं होगी, बस रूट चलता रहेगा। प्लेन चल रहा है, भले ही उसके अंदर 100 लोगों की जगह में 20 ही लोग बैठ के जा रहे हैं, सब्सिडी के दम पे चलता तो वो रहा, लेकिन ऐसा करने से डिमांड क्रिएट नहीं होगी। अब ये जो लाइन है ये क्या कह रहा था, इवन इफ दे आर ईज्ड फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, ये सब्सिडीज को एक्सटेंड करना, सब्सिडीज को बढ़ाना, सब्सिडीज को लंबे समय तक देना, भले ही थोड़ी कम भी हो जाएंगी सब्सिडी 3 साल के बाद तो भी, मतलब जितनी सब्सिडी अभी मिल रही है ना, अगर उस अमाउंट को देखा जाए 3 साल के बाद थोड़ी कम भी मिलेगी, थोड़ी ईज भी हो जाएगी, थोड़ी कम भी मिलेंगी तो भी रूट तो चल जाएगा, ये इसका मतलब। हालांकि इसको लाइन लिखनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये दोनों ना अलग अलग बातें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करी इसने और इवन इफ से कर दी, मतलब उतना सही लाइन नहीं लिखी इसने। कहना ये चाह रहा है, एक बार बताता हूं, देखो आपको, ये कह रहा है कि सब्सिडीज को एक्सटेंड करना, सब्सिडीज को एक्सटेंड करना, भले ही थोड़ी कम भी हो जाए सब्सिडीज, इवन इफ दे आर ईज्ड, ये जो सब्सिडीज को एक्सटेंड करना है ना, भले ही थोड़ी सी कम हो जाए सब्सिडीज 3 साल के बाद, ये रूट्स को जिंदा तो रख देगा, ये रूट्स को जिंदा तो रख देगा, लेकिन इससे कोई डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब ये ऐसे सीधी बात करता ना, अगर ये वाली बात बीच में ना लिखता कि सब्सिडीज भले कम हो जाए, ये वाली बात बीच में घुसाने की जरूरत नहीं थी। ये जो सब्सिडीज को एक्सटेंड करना है, इससे रूट तो लंबे समय तक चल जाएगा लेकिन डिमांड क्रिएट नहीं होगी, एक लाइन पूरी सीधे फ्लो में लिखता तो बेहतर रहता। इन दिस सेंस, अगर इस नजरिए से देखें, इन दिस सेंस, इस नजरिए से, इस नजरिए में गवर्नमेंट की जो रिलक्टेंस है, इन दिस सेंस गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू रिविजिट हाउ इट आइडेंटिफाइज एंड नर्चर्स रूट्स एंड हाउ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स माइट सब्स्टिट्यूट फॉर एयर ट्रैवल इन लो डेंसिटी रीजन सीम्स इनएक्सप्लिकेबल। भारी लाइन है, सुनो। ये करा, अगर इस नजरिए से देखें और सोचें कि सिर्फ सब्सिडी बढ़ा देने से, एक्स्ट्रा पैसे दे देने से रूट तो चलता रहेगा लेकिन डिमांड क्रिएट नहीं होगी, और सबसे मेन चीज है डिमांड, तो उस वजह कह रहा है कि इस नजरिए से देखें तो ये जो गवर्नमेंट की हिचक है, ये जो गवर्नमेंट की रिलक्टेंस है, जो अनविलिंगनेस है, कि इच्छा नहीं है जो सरकार की रिविजिट करने की, रिविजिट या दोबारा जाना नहीं, रिविजिट मतलब दोबारा सोचना, दोबारा किसी चीज का प्लान बनाना, ये जो सरकार की इच्छा नहीं है दोबारा सोचने की, किस बात को दोबारा सोचने की, ये कैसे आइडेंटिफाई करता और नर्चर करता रूट्स को। ये कहना चाह रहा है कि इन सारी चीजों के मद्देनजर देख के होना तो क्या चाहिए था, सरकार को सोचना चाहिए था ना कि यार थोड़ा, मुझे लग रहा है सरकार के लोगों को सोचना चाहिए था कि जो रूट्स हमने डिसाइड करे शायद ये ठीक नहीं है, थोड़े और बेहतर रूट डिसाइड करने चाहिए जिन पे ज़्यादा लोग अपने ट्रैवल करें आगे, और डेवलपमेंट करना है ना, रूट्स को नर्चर करना, डेवलपमेंट करना, एडवर्टीज करना, अच्छा इंफ्रा बनाना, ये सारी बातें। तो ये कहना चाह रहा है, पहले ये समझो कि वो करवाना क्या चाह रहा था और फिर ये क्यों कह रहा है ये बातें, कि सरकार कैसे आइडेंटिफाई करती है और नर्चर करती है रूट को। नर्चर का मतलब तो पालन पोषण करना वैसे, लेकिन यहाँ पे रूट को नर्चर करने का मतलब है डेवलप करना, कि कैसे धीरे धीरे वो रूट डेवलप हो रहा, और कैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड जो है माइट सब्स्टिट्यूट फॉर एयर ट्रैवल। इस बात को भी ध्यान में रखो कि कैसे बाकी जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड हैं वो कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एयर ट्रैवल को। पता चले कि वहीं पे सरकार ने एक बहुत फास्ट ट्रेन भी घोषित कर दी है और वहीं पे तुम प्लेन भी चलाना चाह रहे हो,
तो ऑब्वियस बात है ना कि नहीं बात बन पाएगी। कैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एयर ट्रैवल को लो डेंसिटी रीजन में, ये चीज इनएक्सप्लिकेबल है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। क्या चीज नहीं एक्सप्लेन करी जा सकती? अब जरा समझने की कोशिश करना है क्या कहना चाह रहा है। कि अगर इस सेंस से देखें, ये सारे हमने लॉजिक दे दिए कि भैया क्यों डिमांड नहीं आ रही, क्योंकि आपने रूट अच्छे नहीं चुन रखे। सब्सिडी दे भी दोगे तो उससे डिमांड थोड़ी क्रिएट हो जाएगी, पर ज़्यादा लंबे समय तक आप प्लेन चला पाओगे सरकार के पैसे के दम पे। तो कह रहा इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर इस नज़रिए से देखें तो ये सरकार की जो इच्छा नहीं है, सरकार की जो रिलक्टेंस है ना रिविजिट करने की, दोबारा विचार करने की इन चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ समझ नहीं आती कि ये हिचक है क्यों। इनको तो आसानी से दोबारा सोच विचार पे बैठ जाना चाहिए था इस चीज को लेके। ये जो रिलक्टेंस है ये चीज समझ नहीं आ रही, ये कहना ये चाह रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहां से बेसिकली क्या शुरू हुआ, जो कमियां उसने बताई कि भैया जैसे पिछले वाले पैराग्राफ से यहां से शुरू हुआ कि वो कह रहा है कि रीजनल अपना जो सेक्टर है वो बहुत वीक है भैया, सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसके पीछे इसने लॉजिक दिए, ये कारण है पुरानी उड़ान स्कीम भी इन पर ध्यान नहीं दे पाई थी और मॉडिफाइड वाली में भी ये कमियां हैं। फिर उसने इसको एक्सप्लेन किया कि सबसे मेन दिक्कत क्या है, वो तो बेसिक डिमांड नहीं है ना हमारे पास, और वो क्यों है, क्योंकि रूट अच्छे नहीं है। ठीक है, और अगर सब्सिडी दे भी देंगे तो उससे डिमांड थोड़ी क्रिएट हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहा है कि इन सब चीज़ों के नज़रिए से अगर देखें तो सरकार को तो बैठ जाना चाहिए था इन चीज़ों पर दोबारा विचार करने, लेकिन सरकार के जो हिचक है इन चीज़ों पर काम करने की वो समझी नहीं जा सकती, वो इनएक्सप्लिकेबल है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चलो जी, लास्ट पैराग्राफ को देखिए जरा। हाँ जी, ये जो एम्फसिस है, ये जो स्ट्रेस दिया जा रहा है, एम्फसिस दिया जा रहा है ऑन लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड बेटर प्लानिंग ऑल्सो अपीयर्स ऑन only partially incorporated as the details civil aviation ministry shared did not mention ground transport links or integrated scheduling among others। अच्छी लाइन है, समझना। मैं एक बार फिर कह देता हूं भाई, वो बात मैं मानता हूं कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको 10% इतना समझ में आ जाएगा कि यार ये जो दबाव डाला जा रहा है इस चीज़ पर, ये शायद सरकार उस पर उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, और ये जो डिसीजन है ना, ये वाला ये डिसीजन जो है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा कि नहीं देगा, ये डिपेंड करेगा रूट सिलेक्शन और इन बातों पर। इतना समझ में आया? एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आया। बस इतना ही समझ में आ जाए तो भी डिमोरलाइज नहीं होना, एक समय वो आएगा जब आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, यही इन क्लासेस का मकसद है। ये जो एम्फसिस दिया जा रहा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक, बार बार ये जो मॉडिफाइड उड़ान है कि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, ये जो एम्फसिस दे रहे हैं इन चीज़ पर और बेटर प्लानिंग पर, ये भी ऐसा लग रहा है कि पार्शली, मतलब पार्शियल रूप से ही इनकॉर्पोरेट किया गया है, कॉर्पोरेट किया गया है, यानी इंक्लूड किया गया है। क्यों क्यों कह रहा है ऐसा कि मतलब अच्छे से नहीं इस पर काम किया गया, पार्शियली थोड़ा मोड़ा ही काम किया गया है। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि जो डिटेल्स दी है ना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, उनमें कोई मेंशन ही नहीं है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स का, उनमें कोई मेंशन नहीं है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स का और इंटीग्रेटेड स्केड्यूलिंग का, अमंग अदर्स। अब इस बात को समझना है क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके इस एयरप्लेन में अच्छे खासे लोग बैठे, ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा ये भी प्लान करोगे ना कि यार मान लो कि 5 बजे फ्लाइट उड़ती है, ठीक, एक शहर है जहां से 5 बजे फ्लाइट उड़ती है मेन, तो उसके आसपास उस शहर तक पहुंचने के लिए 5-7 इलाकों से ट्रेनें 3 बजे पहुंच रही हो, है ना? मेरी कुछ बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कि ट्रेनों के टाइमिंग, बसों, सरकारी बसों के टाइमिंग, इन चीजों के टाइमिंग आप कुछ ऐसे करो, उससे रिलेट करके करो कि मैक्सिमम लोग वहां उस फ्लाइट को पकड़ पाए। अगर आपकी फ्लाइट उड़ा रहे हो आप, दिन में मान लो 2 फ्लाइट उड़ती हैं, एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 5 बजे, और वहां तक उस जगह तक पहुंचने के लिए ट्रेन की, बस की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे लोग वहां पे? तो ये कहना चाह रहा है जो लास्ट माइल आप कनेक्टिविटी की बात करते हो कि पूरा पूरा आपको रूट मिल जाए, ट्रैवल कर पाओ आप पूरे रूट पे। देखो समझना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको कैसे मिलती है? अपनी गाड़ी से चले जाओ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिल गई।
तो कहना चाह रहा है कि प्लेन को भी अगर आपको ऐसे बनाना है कि लोग एयरप्लेन से ट्रैवल करें छोटा डिस्टेंस भी, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि पूरा ऐसे रूट कवर होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि भैया वहां पे बंदा खड़ा रोड पे 2 घंटे के लिए उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उस वे में कहना चाह रहा है कि अगर हम प्लान कर दें कि भैया घर से बंदा गया ऑटो पकड़ के, अच्छा रेलवे स्टेशन पहुंच गया, 1 घंटे के बाद उसकी मतलब 1 घंटे में और ट्रेन पे वहां पे पहुंचा, वहां से उसको ईजी कंफर्टेबल टाइम है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, फिर प्लेन से कनेक्टिविटी से वहां पहुंच गया। अगर हम ऐसी कनेक्टिविटी दे पाए तभी तो बंदा प्लेन में बैठेगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बातें हैं, बेटर प्लानिंग की बातें हैं, ऐसा लगता है पार्शली ही इंक्लूड करी गई हैं इनके प्लान में, क्योंकि ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो डिटेल शेयर करी है इनमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट लिंक का। बता दिया यहाँ से यहाँ फ्लाइटें चलेंगी, कुछ जिक्र ही नहीं कर रखा कि अच्छा ये जो फ्लाइट है इस पर पहुंचने के लिए 4 मेजर सिटी से जो ट्रेन आती हैं उनके टाइमिंग हमने ऐसे किए हैं ताकि वो इस चीज़ को सपोर्ट करे। ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है, ना ही कोई इंटीग्रेटेड स्केड्यूलिंग है उसके अंदर, ना ही कोई इंटीग्रेट करी गई, मिलाई गई, सम्मिलित करी गई कोई स्केड्यूलिंग है कि अच्छा ट्रेन की वजह से हम प्लेन का टाइम ऐसा कर रहे हैं, है ना। ऐसा कोई स्केड्यूल है ही नहीं बाकी सब ट्रांसपोर्ट्स में। अब यहाँ पे लंबी लाइनें देखना, वेदर द डिसीजन, कि ये जो डिसीजन है वेदर द डिसीजन टू सस्टेन कनेक्टिविटी यूजिंग सस्टेन्ड गवर्नमेंट सपोर्ट rather than cultivate market that can stand on its own will lead to lasting change depend on। पूरी लंबी लाइनें देखो यहां पे ये समझना, ये जो डिसीजन है सस्टेन करने का कनेक्टिविटी को, लाइन कुछ ऐसी मैं आपको दिखा रहा हूं, बीच में इसमें इंसर्ट करेंगे बहुत सारी बातें कि वेदर, क्या ये जो डिसीजन है सस्टेन करने का कनेक्टिविटी को, क्या ये जो डिसीजन है सस्टेन करने का कनेक्टिविटी को किस चीज़ का इस्तेमाल करके, गवर्नमेंट सपोर्ट को इस्तेमाल करके। ये जो डिसीजन लिया गया है कि भैया हम सस्टेन करेंगे कनेक्टिविटी को, प्लेन चलाएंगे गवर्नमेंट सब्सिडी के दम पे, ये लीड करेगा लास्टिंग चेंजेस, ये बड़े लंबे समय तक चलने वाले चेंजेस को लीड करेगा क्या, ये बात डिपेंड करेगी रूट सिलेक्शन पर, इंटीग्रेशन विद ब्रॉडर ट्रांसपोर्ट पर और इकोनॉमिक नेटवर्क इंप्रूव इन प्रैक्टिस पर। ठीक है, एंड इकोनॉमिक नेटवर्क्स इंप्रूव इन प्रैक्टिस की सही इस्तेमाल करे जाने वाले सेंस में अगर इकोनॉमिक नेटवर्क्स इंप्रूव होते हैं तो। अब लाइन बीच में इसने एक अलग क्या डाली है, वो क्या डाली, रादर देन कैलकुलेटिव मार्केट दैट कैन स्टैंड आउट सुनो। ये कह रहा है ये जो डिसीजन है कनेक्टिविटी को सस्टेन करने का गवर्नमेंट सपोर्ट के दम पे, बजाय की कल्टीवेट, बजाय कि एक ऐसी मार्केट बनाई जाए, ऐसी मार्केट कल्टीवेट करी जाए, ऐसी मार्केट उगाई जाए, कल्टीवेट करी जाए जो कि अपने आप सस्टेन कर पाए, ऐसी मार्केट बनाने पर ध्यान देने की बजाय जो गवर्नमेंट सब्सिडी के दम पे हम कनेक्टिविटी को सस्टेन करना चाहते हैं, ये कोई बड़े चेंजेस ला पाएगा कि नहीं ला पाएगी। ये जो मतलब उस स्कीम की बात करना चाह रहा है, उस स्कीम का मेन तो ये है ना कि हम 3 साल के बजाय 5 साल सब्सिडी दे देंगे, हम इस चीज़ के लिए भी पैसे दे देंगे। तो कह रहा है कि ये जो डिसीजन है या कह लो ये जो पॉलिसी है जिसमें हम बात करें कि सस्टेन करेंगे कनेक्टिविटी को गवर्नमेंट सपोर्ट के दम पे, बजाय कि इस बात पर ध्यान देने की कि कैसी मार्केट बनाई जाए जो अपने आप सस्टेन कर दे, ये कोई लंबा चलने वाला चेंज ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी। ये जो हमारा डिसीजन है, ये जो हमारी स्कीम है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रूट सिलेक्शन कैसा होता है, कैसे बाकी ट्रांसपोर्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं, साथ मिलाते हैं इसके कनेक्टिविटी देने के लिए, और इकोनॉमिक नेटवर्क अगर इंप्रूव होंगे सच में, उस चीज पर ये बात डिपेंड करेगी। हाँ जी, समझ में आया। तो इस लास्ट में पैराग्राफ में उसने क्या कहा कि भैया लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बातें तो कर दी, लेकिन लग रहा है कि ये भी इन्होंने ढंग से नहीं करी हैं, पार्शियली करी हैं, थोड़ी मोड़ी करी हैं, क्योंकि वो प्लान दिखाई नहीं रखा कि रोड ट्रांसपोर्ट और इनका आपस में आपने कैसे कनेक्शन बिठाया, कैसे स्केड्यूल बनाया, इनका कोई जिक्र ही नहीं कर रखा। तो ये जो डिसीजन है कि तुम गवर्नमेंट सब्सिडी के दम पे लंबे टाइम तक कनेक्टिंग फ्लाइट ये चला लोगे, ये ना उस चीज ये वाले डिसीजन पर बनाने के बजाय कि एक नई मतलब सेल्फ सस्टेनिंग मार्केट बनाने के, ये डिसीजन कुछ लास्टिंग चेंज ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, इस बात पर डिपेंडेंट होगा कि तुमने रूट सिलेक्शन कैसा किया, इंटीग्रेशन कैसा करा बाकी ट्रांसपोर्ट से, और नेटवर्क इंप्रूव हुआ सच में कि नहीं। चलो जी, जिनको नहीं पता है, ये मेरी बुक आती है भाई ग्रामर क्लास नोट्स नाम से, इसमें जो मैं पेड कोर्स में जो कंटेंट पढ़ाता हूँ वो डिटेल में लिखा हुआ। जो बच्चे खुद से नोट्स नहीं बना सकते या जिनको बनाने नहीं आते,
वो इस क्लास नोट से पढ़ सकते हैं। जिन्होंने यूट्यूब से भी फ्री ग्रामर पढ़ी है, सेंटेंसेस भले ही अलग होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं, तो आपको ये क्लास नोट्स आसानी से समझ में आएंगे। और इसमें जो आपके मतलब कह लो कि यूट्यूब पर जो कोर्स है वो छोटा है, कंसाइज वे में है, तो जो छुटपुट कॉन्सेप्ट 20% बचते भी हैं वो भी आपके नोट्स पढ़ लोगे तो कवर हो जाएंगे। और ग्रामर जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको चाहिए होती है बेसिकली हर एक चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, पूरी ग्रामर कंप्लीट होने के बाद मिसलिनियस प्रैक्टिस। उसके लिए बुक लॉन्च करिए एरर प्रो, इसके अंदर लेवल 1 लेवल 2 में क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, आप तसल्ली कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैंपल पीडीएफ का लिंक है, दोनों बुक्स के पहले पहले चैप्टर का सैंपल दिया हुआ है। आपको कंटेंट पसंद आए, आपको लगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है या वर्थ है तो ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक ये जो अपनी आरसी की क्लासेस हो रही हैं ये, और इसके अलावा और दुनिया जहान की ढेर सारी प्रैक्टिस की एक बुक पे मैं काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिस वाला कंटेंट ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट पूरा नहीं, अभी उसकी 1 महीना प्रूफ रीडिंग होगी, फॉर्मेटिंग होगी, 3 महीने कम से कम किताब आने में लग जाते हैं मेरे भाई, 3 महीने से पहले नहीं आ पाएगी। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं कि इन क्लासेस के नोट्स बनाने हैं क्या सर, प्रैक्टिस के लिए और क्लोज टेस्ट पैरा जंबल जो आप कराओगे उसके अलावा और कहाँ से मिलेंगे, उन सब के लिए बता रहा हूँ कि 3 महीने बाद ऐसी एक बुक आ जाएगी, तो इसके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे प्रैक्टिस क्लासेस के कोई नोट्स नहीं बनाए जाते। आओ जी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो उल्टा करेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर अपना एडिटोरियल पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होता। यहाँ तो अपन बहुत डिटेल में आराम, क्योंकि अभी तो रीडिंग सीख रहे हैं ना यार, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। वहाँ अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो कि किस चीज़ पर क्वेश्चन बना हुआ है, उसी लाइन को तेज से पकड़ पाए अपन। आ जाइए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडिफाइड उड़ान स्कीम का, जो नई वाली उड़ान स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एनकरेज करना प्राइवेट एयरलाइंस को कि वो रिप्लेस कर दें रेल सर्विसेज को रीजनल रूट पे। इस बात को एनकरेज करना, एयरलाइन जो है वो रेल सर्विसेज को रिप्लेस कर दें रीजनल रूट पे। रिवाइव रीजनल एविएशन थ्रू एक्सपेंडेड कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, वापस जिंदा करना, रिवाइव करना रीजनल एविएशन को, क्या करके, कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करके और फाइनेंशियल सपोर्ट देके। इंक्रीज करना पैसेंजर ट्रैफिक को, टिकट प्राइस को रिड्यूस करके। इंप्रूव करना इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को थ्रू सब्सिडाइज रीजनल कैरियर्स। ठीक है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की तो पूरे पैसेज में बात ही नहीं। थोड़ा थोड़ा आप सोच सकते हो, हल्का हल्का आपके मन में आ सकता है कि हाँ उसमें बात तो हुई है कि भैया अभी रेल और रोड ट्रांसपोर्ट से कंपटीशन तो है, शायद कुछ कुछ बात ऐसी सी हल्का सा एक लाइन में ऐसा हिंट तो मिला है सर। अच्छा सब्सिडी देंगे तो सर टिकट प्राइस कम भी हो जाएगा सर, हल्का सा हिंट एक लाइन में तो इसका भी मिला है। यहाँ पे लिखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इस स्कीम का? मेन उद्देश्य ये है, उद्देश्य टिकट का प्राइस कम करना या उद्देश्य ट्रैफिक बढ़ाना नहीं है, उद्देश्य कोई रेल नेटवर्क को खत्म करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो रीजनल एविएशन है इसको रिवाइव किया जाए, वापस जिंदा किया जाए। कैसे? एक्सपेंड करके कनेक्टिविटी को और फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, यानी सब्सिडी देकर। तो ये है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। आपका काम होता है 4 में से बेस्ट चूज करना। 1% बच्चे 2% ये सोच सकते हैं, 2% ये भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर 100 बच्चों से पूछोगे तो 96% लोग कहेंगे कि हाँ ये है मेन ऑब्जेक्टिव। आपका काम होता है 4 में से बेस्ट चूज करना। इसके बारे में एक लाइन में बात हुई है, इसके बारे में एक लाइन में बात हुई है। पूरा पैराग्राफ से अगर आप देखोगे तो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम का मकसद क्या था, तो वो ये था। चलो जी इसको देखिए। Which of the following is not identified as weaknesses of original उड़ान स्कीम? जो ओरिजिनल उड़ान स्कीम थी, जो पहले पुरानी उड़ान स्कीम थी, उसकी जो कमियां बताई गई हैं, इनमें से कौन सी कमी नहीं है, इनमें से कौन सी को नहीं आइडेंटिफाई किया गया है एक कमी के तौर पर। ठीक है, यानी वो जो कमियां बताई थी उसने, इनमें से कौन सी नहीं है वो कमी। इनएडिक्वेट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था रीजनल एविएशन ऑपरेशन के लिए, जो इसने लिखा यहां पे देखो, ये लिखा था कि इंडस्ट्री एनालिस्ट और इनका कहना है कि उड़ान जो है वायबल बिजनेस नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया?
कमी थी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, अनप्रिडिक्टेबल डिमांड थी, इनसफिशिएंट कवरेज ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट था, लैक ऑफ अवेयरनेस। ये कमियां बताई थी उड़ान स्कीम की। आ जाओ। इनएडिक्वेट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, हाँ जी ये बात तो ठीक है, ऐसा तो बोला गया है। अनसर्टेन पैसेंजर डिमांड थी, ये भी बोला गया है। एक्सेसिव डिपेंडेंस थी प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल सेक्टर पे, ऐसी लाइन पूरे आर्टिकल में कहीं नहीं। इनसफिशिएंट कॉम्पनसेशन था ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि एयरलाइन को होती है, प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं था, यानी वो स्टाफ वगैरह के जो खर्चे थे उनको सपोर्ट नहीं किया चाहिए था ना यार, ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, वो उसी बात को दूसरे शब्दों में लिखा है बस। ये जो लिखा हुआ ना इनसफिशिएंट कवरेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसी बात को बस दूसरे शब्दों में लिखा है। तो ये सारी कमियां उसके फेल होने की बताई गई थी। ये वाली बात कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल सेक्टर पर, ऐसी कहीं कोई बात नहीं कही गई है। अरे यार आज मैं आपको क्वेश्चन दिखाना भूल गया फिर से। चलो कोई बात नहीं, अब दिखा देता हूँ, जितने बच गए वो दिखा देता हूँ भाई, पहले आप अटेम्प्ट कर लेना। वीडियो पॉज करते चलो, खुद अटेम्प्ट करो। हाँ जी करूँ जी, अब मैं डिस्कस। आ जाओ। ऑथर सजेस्ट दैट एक्सटेंडिंग सब्सिडीज फ्रॉम 3 to 5 years विल, ऑथर के अनुसार, ऑथर ने सजेस्ट किया या ऑथर ले कह लो कि एक इशारा किया, कहा कि ये जो एक्सटेंड करना है ना सब्सिडीज को 3 से 5 साल, ऑथर ने कहा कि ये जो सब्सिडीज को आप एक्सटेंड कर रहे हो 3 से 5 साल, इससे होगा क्या? ऑथर के अनुसार ऑटोमेटिकली क्रिएट सस्टेनेबल पैसेंजर डिमांड, ये अपने आप एक सस्टेनेबल पैसेंजर डिमांड बना देगी अगर आप 3 से 5 साल एक्सटेंड कर दोगे सब्सिडी को। साफ साफ लाइन लिखी हुई उसने कि इससे भैया फ्लाइट थोड़े लंबे समय तक चला पाओगे, लेकिन क्रिएट नहीं होगी डिमांड, साफ लाइन थी अपने पैराग्राफ में। गारंटी कमर्शियल सक्सेस, ऐसा कर दोगे तो कमर्शियल सक्सेस हो जाएगी पक्का 100%। पोटेंशियली, पोटेंशियली मतलब पोटेंशियल है, कह लो कि ऐसा होने की संभावना बहुत है कि प्रोलोंग कर देगा, लंबे समय तक कर देगा, प्रोलोंग कर देगा, थोड़ा सा डिले कर देगा रूट सर्वाइवल को, लेकिन विदाउट एड्रेसिंग डिमांड इशू, इससे डिमांड वाला जो इशू है वो एड्रेस नहीं होगा, वो सॉल्व नहीं होगा। ये एलिमिनेट कर देगा ऑपरेशनल इन एफिशिएंसीज को, ऐसी कोई बात नहीं। साफ साफ लिखा है कि भैया इससे रूट जो है वो तो ज़्यादा लंबे तक सर्वाइव कर पाएगा, प्लेन तो उड़ता रहेगा, लेकिन डिमांड इससे क्रिएट नहीं होगी। उसी बात को बस थोड़े से शब्द अलग लिख के आपके सामने पेश किया गया है। द पैसेज implies that regional aviation in India is structurally fragile primarily because of, पैसेज में कहा गया है कि ये जो रीजनल एविएशन सेक्टर है ये बहुत फ्रेजाइल है, बड़ा वीक है। ऐसा क्यों कहा गया है? साफ साफ लिखी हुई थी उसमें बातें। गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कोई बात तो कहीं नहीं करी गई।
एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है, ऐसी कोई बात नहीं करी गई। बढ़ते हुए एयरपोर्ट चार्जेस हैं और शॉर्टेज है ट्रेन एविएशन पर्सनल की, ऐसी कोई बात नहीं करी गई। हाई कॉस्ट है, वीक डिमांड है, कंपटीशन है अल्टरनेटिव रूट्स का, ये बात कही गई थी। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट कंसिस्टेंट विद द ऑथर्स व्यू पॉइंट। ऑथर के व्यू पॉइंट में से, ऑथर के व्यू पॉइंट के हिसाब से इनमें से कौन सी बात कंसिस्टेंट नहीं है, यानी ऑथर के व्यू पॉइंट से इनमें से कौन सी बात अग्री नहीं करती। ये सब समझो, ये लिखा हो कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात ट्रू है और कौन सी मतलब ट्रू नहीं है। इसी बात को लिखने के लिए ये लाइन है बस, पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है, ये लिख दूं या ये बात लिख दूं एक कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कंसिस्टेंट नहीं है। अगर अगर कोई एक एक्शन, कोई चीज किसी चीज के साथ कंसिस्टेंट होता है यानी वो उससे अग्री करता है, तो इनमें से कौन सी बात अग्री नहीं करती ऑथर के व्यू पॉइंट के अनुसार। और पूरे पैराग्राफ में ऑथर का व्यू पॉइंट ही तो दे रखा है, तो पैराग्राफ के अनुसार इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है ये भी कह सकते हैं। आ जाओ। गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो प्रायोरिटाइज कर रही है सस्टेन करने को कनेक्टिविटी थ्रू पब्लिक सपोर्ट रादर देन फॉस्टरिंग कमर्शियली वायबल मार्केट। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, गवर्नमेंट की अप्रोच ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कनेक्टिविटी को सस्टेन करना चाहती है, लंबे समय तक चलाना चाह रही है पब्लिक सपोर्ट के दम पर। यानी पब्लिक सपोर्ट का यहाँ लोगों की सपोर्ट मतलब नहीं है, सरकार की सपोर्ट मतलब है यहाँ पर। बजाय कि कमर्शियली वायबल मार्केट बनाने के, बजाय कि एक ऐसी मार्केट क्रिएट करने के जो अपने आप सस्टेन कर सके, चल सके, उसकी बजाय सरकार के दम पर गवर्नमेंट की अप्रोच ऐसी है कि पब्लिक सपोर्ट के दम पर, यानी टैक्सेस से इकट्ठे करे हुए पैसे के दम पर उसको चलाने का सरकार का अप्रोच ऐसी लग रही है। ये तो बात ठीक लग रही है, ऐसा ही है ऑथर के अनुसार। improved integration between air transport and broader economic and transport networks could enhance schemes effectiveness। अगर एयर ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक इन चीज़ों पर काम किया जाए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स पर, तो इससे स्कीम की इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। लिखा हुआ था लास्ट में कि भैया अगर ये चीज़ों पर काम कर लेंगे तो स्कीम शायद चल जाएगी। रीजनल एविएशन जो है वो वाइडली सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा सिर्फ सब्सिडी के दम पर। ये तो उल्टा है, वो कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, सिर्फ सब्सिडी के दम पर नहीं चल पाएगा। तो 3 नंबर क्रॉस है, ये वाली बात तो पक्की मतलब गलत है ऑथर के अनुसार। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम जो है उस पूरी तरह से एड्रेस कर देती है उन वीकनेस को जो कि रीजनल एविएशन को हिंडर कर रही हैं, रिकावट पैदा कर रही नहीं। वो तो कह रहा है कि जो उड़ान में कमियां थी वही कमियां इसमें भी हैं, तो ये वाली बात भी गलत है। 3 और 4 नंबर जो हैं वो गलत है, 3 और 4 नंबर जो हैं वो गलत है, यानी अपना बी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूं भाई, 5 का जो आंसर है वो बी आना चाहिए। कुछ बच्चों को हो सकता है कि इसके अंदर ऐसा लग रहा हो कि 1 भी, वो इस वजह से पब्लिक सपोर्ट का कहीं वो दूसरा मतलब निकालो। पब्लिक सपोर्ट का यहाँ पे मतलब है कि बेसिकली लोगों से इकट्ठा करे हुए पैसे टैक्सेस के थ्रू सब्सिडी देकर, उस वे में कह रहा है। कहोगे तो मैं इसकी थोड़ी सी लाइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट्स अप्रोच अपीयर्स टू प्रायोरिटाइज सस्टेनिंग कनेक्टिविटी थ्रू सब्सिडी रादर देन, यहाँ पे मैं सब्सिडी वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली वुड मोस्ट स्ट्रेंथन ऑथर्स विजन ऑफ। अच्छा सवाल है, इनमें से कौन सी चीज, इनमें से कौन सी चीज अगर इंप्लीमेंट कर दी जाए अच्छे से, इनमें से कौन सी चीज अगर लागू कर दी जाए अच्छे से, तो वो बल देगी, स्ट्रेंथन करेगी ऑथर का जो विजन है सस्टेनेबल रीजनल कनेक्टिविटी का। उसको ऑथर का जो सोचने का नजरिया, ऑथर का जो विजन है, ऑथर का जो आगे को लेके प्लान है रीजनल सस्टेनेबल रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर, उस चीज को स्ट्रेंथन, उस चीज को बल देगी। इनमें से कौन सी चीज अगर हो जाए तो इंक्रीजिंग सब्सिडी इनडेफिनेटली विदाउट मॉडिफाइंग रूट सिलेक्शन क्राइटेरिया, बिना जो जहां पे अभी प्लेन उड़ रहे हैं वहीं पे उड़ाओ और सब्सिडी इनडेफिनेटली सालों के लिए, टाइम के लिए बढ़ा दो। ऐसा करने को कह रहा है ऑथर? नहीं भैया, जितने भी रेल और रोड ट्रांसपोर्ट है उनको रिप्लेस कर दो, उनको हटा के फ्लाइट चला दो, ऐसा भी नहीं कह रहा। इंटीग्रेट करो एयर रूट्स को ब्रॉडर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ और सिलेक्ट करो रूट को रियलिस्टिक इकोनॉमिक डिमांड के बेस पर, यही कहना चाह रहा था।
प्राइवेट एयरलाइन पे पाबंदी लगा दो यहाँ चलने के लिए। मेन उसका पूरा जो क्रक्स है उसके अनुसार ये कब स्कीम कामयाब होगी, कब रीजनल अपना एविएशन सेक्टर कामयाब होगा, अगर अपन क्या करें, अच्छे से इंटीग्रेशन करें उसका बाकी ट्रांसपोर्ट के साथ, कि वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचने की और एयरपोर्ट से आगे पहुँचने की कनेक्टिविटी अच्छी हो, उनके टाइमिंग सेट हो, और साथ में ऐसी जगह पर प्लेन उड़ाए जाए जहाँ पर इकोनॉमिक डिमांड अच्छी है। ऑथर की टोन कैसी है? हाँ जी, न्यूट्रल है। इन डिस्क्राइबिंग पॉलिसी मेजर विदाउट इवेल्युएटिंग देयर पॉसिबल इम्पैक्ट, न्यूट्रल है कि पॉलिसी में क्या क्या है वो बताया उसने, और उसने इवेल्युएशन नहीं किया कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। पूरा उसने किया कि इम्पैक्ट क्या आएगा, इससे सिर्फ भैया लंबे समय तक प्लेन चल पाएगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, ऐसा कर लें तो अच्छा होगा। क्रिटिकल है पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर और रीजनल एविएशन एक्सपेंशन को लेकर क्रिटिकल है। ये जो लोगों का पैसा लगाया जा रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर, उसकी निंदा करी है उसने, और वो खिलाफ है ये जो एक्सपेंशन हो रही है इसके। ऐसा तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो इस चीज़ के खिलाफ है। एंथुजियास्टिक एविएशन रिफॉर्म को लेकर और फुली कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी बात भी नहीं है। वो अप्रिशिएट कर रहा है गवर्नमेंट के एफर्ट्स को। शुरुआत के 2 पैराग्राफ में उसने ये कहा कि अच्छा अब ये हो रहा है, इसमें ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, अच्छा हो रहा है, लेकिन डाउटफुल है वो, संदेह में है इनका लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस को लेकर। उसको मतलब डाउट है कि ये वाली चीज़ से, सिर्फ सब्सिडी देने से, इन चीज़ों से लॉन्ग टर्म कोई सच में इफेक्ट आ भी पाएगा या नहीं। यहाँ पे समझना, आप में से काफियों का मन क्रिटिकल को देख के सीधा लगाने को रहे होगे, लेकिन आगे ये वाली लाइन पढ़ो, वो खिलाफ है रीजनल एविएशन एक्सपेंशन के, ऐसा नहीं है। हाँ जी, टाइटल क्या हो सकता है इसमें से? टाइटल का मतलब क्या होता है? थीम, टाइटल। समरी का मतलब क्या है? वो एक ऐसी लाइन जिसमें पूरा का पूरा आपका आर्टिकल समा जाए। मॉडिफाइड उड़ान, ग्रेटर फंडिंग, अनसर्टन सस्टेनेबिलिटी। रीजनल एयरपोर्ट्स, एक न्यू एरा ऑफ एविएशन ग्रोथ। रीजनल एयरपोर्ट्स की बात हुई, हाँ जी हुई तो हुई है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और फ्यूचर ऑफ एयर ट्रैवल। एक्सपेंशन एविएशन नेटवर्क थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सारी चीजें रिलेटेड हैं अपने आर्टिकल से, लेकिन ऐसी कौन सी लाइन है जिसके अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल समा जाए? पूरा का पूरा आर्टिकल मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के ऊपर है कि फंडिंग बढ़ा दी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पर अभी भी सवालिया निशान है। पूरे पैराग्राफ को अगर एक लाइन में समाना हो तो वो ये है। अब ये जो 2 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों कह सकते हो कि ग्रामर बेस्ड सवाल है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था मेरे भाई, ये दोनों ही टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखे हैं, और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से। न्यू पैटर्न क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स मिल जाएंगे। और आज मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, आप एक काम करिएगा, ये 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। जिन्होंने वो वीडियोस देख रखे हैं उनके लिए क्वेश्चन मजाक है। आपको इनका आंसर कमेंट करना, और सिर्फ आंसर नहीं मेरे भाई, एक्सप्लेनेशन कमेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सवाल है, मान लीजिए आपके मन से इसका आंसर है एडजेक्टिवल क्लॉज या नाउन क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज, तो सिर्फ ABCD मत लिखना। आप लिखना कि ये क्लॉज है क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरा क्लॉज नाउन के लिए आया है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इतना पार्ट इसलिए ये एडजेक्टिवल क्लॉज, ऐसा। और जिस बच्चे की एक्सप्लेनेशन मुझे सबसे अच्छी लगेगी मैं उसके नीचे कमेंट भी करूंगा या हार्ट भेज दूंगा, ठीक है? तो ये 9 और 10, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने हैं, PDF में भी नहीं मिलेंगे। ये आपके लिए कह सकते हो कि होमवर्क है, ठीक है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। और एक बात, जैसा कि मैंने क्लास के शुरू में कहा, ये हफ्ते में 3 ही वीडियोस में प्रोवाइड कर सकता हूं। गले के इश्यूज़ की वजह से पेड कोर्सेज की क्लासेस के बाद इतना ही टाइम बच पाता है मेरे भाई, और मेरा गला इतना ही अलाउ करता है कि मैं 3 क्लासेस ले पाऊँ, ठीक, वीक के अंदर। उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और वो भी अगर बाई चांस जब कहीं जाना ही पड़ गया मुझे, जैसे अब मैं प्रयागराज गया हुआ था, जब पेड क्लासेस ही नहीं हुई, उस हफ्ते हुई नहीं, आ तो कैसे ले पाऊँगा? तो ऐसी इन्फॉर्मेशन में आप लोग परेशान ना हो, ये मैं अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर लिख देता हूँ कि भैया इस हफ्ते में यही क्लास हो पाएगी, आपकी क्लास नेक्स्ट कब ले पाऊँगा मैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। इसलिए
सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बटन दबा लेना, इंटरेस्टेड हो तो। बोलता नहीं हूँ मैं सब्सक्राइब करने को, मैं बस ये चाहता हूँ परेशान ना हो बच्चा। जैसे मैं कमेंट कर क्यों हो नहीं हो रही, कब नहीं हो रही, आपने तो बीच में छोड़ दी सीरीज़, ये वो, इसके लिए कर। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपने ऊपर नहीं तो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। 40 क्लास लगाएंगे तो आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर।